हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज अपन करने वाले हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो कि यूनिट 1 से यूनिट 2 से यूनिट 3 से संबंधित हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस जीन को डालकर जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा नरबंधक बांझ पौधे पैदा किए जाते हैं। मतलब नरबंधक मतलब नर को बांझ करके, जो पौधों का नर वर्जन होता है उनको बांझ करके पौधे पैदा किए जाते हैं। वो कौन सा एंजाइम होता है? तो वो होता है वार्नेज। वार्नेज जीन क्या होता है? एक प्रकार का एंजाइम होता है। इसका उपयोग नर में बांझपन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नर बांझपन उत्पन्न करने के लिए किस जीन का उपयोग किया जाता है? वार्नेज जीन का उपयोग किया जाता है। ये एक ऐसा जीन होता है जिसे वारस्टार जीन के साथ मिलाकर वार्नेज वारस्टार प्रणाली अपनाई जाती है। इसका उपयोग जनरली जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। जैसे कि हाइब्रिड सरसों जैसे जीएम फसलें जो उत्पादित होती हैं, हाइब्रिड सरसों का जो उत्पादन होता है वो इसी के द्वारा होता है। और ये क्या करता है? वार्नेज जो मेल जो पुंकेसर होता है, पराग निर्माण करता है, तो वो पराग निर्माण करने वाली जो टैपिटल सेल्स होती हैं उन्हीं को नष्ट कर देता है ना। और जिसके कारण प्रजनन क्षमता जो होती है ख़राब हो जाती है। तो वार्नेज जीन किन कोशिकाओं का विनाश करता है, ये भी पूछा जाता है। तो वार्नेज जीन जो है वो टैपिटल कोशिकाओं का नाश कर देता है, जो कि पराग के विकास के लिए आवश्यक होती हैं। पराग का विकास ही नहीं होगा, परागकण ही नहीं बनेंगे तो बांझपन हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये बांझपन पैदा करता है। टैपिटल कोशिकाओं के विनाश से पराग का निर्माण रुक जाता है, जिससे पौधे में क्या हो जाता है? नर बांझपन आ जाता है और प्रजनन क्षमता की कमी हो जाती है। वार्नेज वारस्टार जो प्रणाली है संकर बीज उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, तो वार्नेज जीन का उपयोग कैपिटल कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है और जेनेटिक इंजीनियर में प्रयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण जीन ये होता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ क्लोन पादप रोग प्रतिरोधक जीनों की सूची दी गई है, इनमें कौन सही है? पीटीओ नहीं होता। L6 एक पादप रोग प्रतिरोधक जीन है और एक होता है HM1। L6 और HM1 जो जीन है वो पादप रोग प्रतिरोधक जीन है, जो पादप रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा करते हैं ना, पादप रोगों के प्रति रुकावट पैदा करते हैं, प्रतिरोध पैदा करते हैं। तो पादप रोग प्रतिरोध जीन की जो सूची है उसमें कौन से आ जाएगा? एक तो आ जाएगा L6 और दूसरा क्या आ जाएगा? HM1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है? देखो, सबसे ज़्यादा मरुस्थल कहाँ पे है? जहाँ पर बंजर भूमि होगी वहीं पे मरुस्थल होगा। तो सबसे ज़्यादा बंजर भूमि कहाँ पे है? राजस्थान है, जो देश की कुल बंजर भूमि का 18% है। भारत की जितनी भी भूमि है उसका 18% क्या है? 18% बंजर भूमि कहाँ पर है? राजस्थान है। राजस्थान अपने कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर बंजर भूमि रखता है? 25% पर बंजर भूमि रखता है। थार रेगिस्तान और शुष्क जलवायु इसके प्रमुख कारण होते हैं। लगभग 18% भारत की तथा कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 84,929 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है राजस्थान में बंजर भूमि का है। अगला क्वेश्चन है, RMG 62 किसकी फसल है? RMG 62 किस फसल की किस्म है? तो ये मूंग की किस्म है। RMG 62 किस फसल की एक किस्म होती है? तो RMG जो 62 है वो मूंग की एक किस्म है। RMG 62 किस फसल की एक किस्म होती है? तो ये मूंग की एक किस्म होती है। अगला क्वेश्चन है, मूंग फसल के जमाव को क्या बोलते हैं? मूंग फसल अगर जम जाती है उगते उगते तो उसको क्या कहते हैं? मूंग फसल के जमाव को क्या कहते हैं? तो जो मूंग फसल होती है उसका जो जमाव होता है उसको हम बोलते हैं एपिजेलियल। क्या बोलते हैं? मूंग फसल के जमाव को क्या बोला जाता है? एपिजीलियल बोला जाता है मूंग फसल के जमाव को। मूंग फसल में बीजों का जमना जो होता है वो अंकुरण प्रक्रिया के दौरान होता है, जो क्या कहलाता है? उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एपिजेलियल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैरासिटिक खरपतवार जो आमतौर पर राई फसल में पाया जाता है क्या होता है?
ऑरम बेंकी, स्टरीगा, कस्कोटा, लॉरंथस, तो ये होता है ऑरम बेंकी। ऑरम बेंकी या ओरोबेंच भी इसको बोला जाता है, ओरोबेंकी या ओरोबेंच भी इसको बोला जाता है। ये पैरासिटिक खरपतवार होता है जो राई या सरसों की फसल में पाया जाता है और एक जड़ परजीवी खरपतवार होता है। मेजबान फसलों की जड़ से पोषक तत्व को चूस कर, मेजबान जो पौधे की जड़ है, मतलब जिस पौधे पर ये आक्रमण करता है, ये दूसरे की जड़ में पहुँच कर ये उससे क्या करता है, उसको पोषक तत्व चूस कर, है ना, उसको चूस कर क्या करता है, उसे नुकसान पहुंचाता है। ये इसको हम ब्रूम रेप के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या नाम के जानते हैं, इसको ब्रूम रेप के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या नाम से जानते हैं, ये ऑरम बेंकी जो है इसे ब्रूम रेप के नाम से भी जाना जाता है। ये अपनी पोषक फसल से ऊर्जा और पोषक तत्व लेकर फसल की पैदावार को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसके अलावा ओरोबेंकी के अलावा एक स्ट्रिगा भी होता है जो एक महत्वपूर्ण खरपतवार जो होता है। तो पैरासिटिक खरपतवार क्या होता है, जो परजीवियों को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो राई की फसल में पाया जाता है वो क्या होता है, ऑरम बेंकी होता है, ये याद रखिएगा। अगला है आम के बहुभ्रूण बीजों से उत्पन्न होने वाले बीजांडकाय अंकुरों को माना जाता है। क्या माना जाता है, तो इनको क्लोनल मूलवृंत माना जाता है। क्लोनल मूलवृंत माना जाता है। आम के बहुभ्रूण बीजों से उत्पन्न होने वाले बीजांडकाय अंकुरों को क्या माना जाता है, क्लोनल मूलवृंत इसको माना जाता है। क्लोनल मूलवृंत इसको क्या माना जाता है, क्लोनल मूलवृंत इसको माना जाता है। ये आम के आम का जो बहुभ्रूण होता है उसके बीजों से ये उत्पन्न होता है। बहुभ्रूणता क्या होती है, पॉली एम्ब्रॉयनी इसको हम बोलते हैं। एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण के होने की प्रक्रिया। एक ही बीज से जब एक से ज़्यादा भ्रूण बन जाते हैं, एक ही बीज से जब एक से ज़्यादा भ्रूण बन जाते हैं तो उसको हम बहुभ्रूणता बोलते हैं। और बहुभ्रूणता, आम का जो बहुभ्रूणता होती है उससे उत्पन्न होने वाले जो अंकुर होते हैं, बीजांडकाय अंकुर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको प्रतिरूप मूलवृंत या क्लोनल मूलवृंत उनको बोलते हैं। अगला है चेरी टमाटर का वानस्पतिक नाम क्या होता है। चेरी टमाटर जो होते हैं, चेरी टमाटर का जो छोटे छोटे जो टमाटर होते हैं उनको हम चेरी टमाटर बोलते हैं। इसका बॉटनिकल नाम क्या है, लाइकोप्रोसिकान सेरासिफॉर्मी एस्कुलेंटम वेराइटी। क्या होता है, लाइकोप्रोसिकॉन सेरासिफॉर्मी एस्कुलेंटम वेराइटी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये बॉटनिकल नेम याद तो करना है। अगर आपसे ये बॉटनिकल नेम याद नहीं होते, जंतुओं के नाम याद नहीं होते, वैज्ञानिक, है ना, इसके अलावा जो आपको अधिनियम है, खाद्य सुरक्षा के अधिनियम है, यूनिट 1 का जो टॉपिक है उसमें स्ट्रक्चर वगैरह है, ये सारी चीज़ें अगर आपको याद नहीं होती हैं तो आप हमारा ट्रिकी बैच ले सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में नोट्स प्रदान किए जा रहे हैं, बहुत सरल भाषा में हैंड रिटन थ्योरी नोट्स दिए जा रहे हैं, हर टॉपिक के MCQ दिए जा रहे हैं और हर कठिन फैक्ट को ट्रिक से याद कराया जा रहा है। अगर आपका FSO टारगेट है और आपको FSO एनी हाउ निकालना है और आप याद नहीं कर पा रहे हैं या आपको नोट्स एकदम प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं जिनको आप पढ़ सकें, बहुत ईजी लैंग्वेज में बिल्कुल डिक्टेट हो नोट्स, जो एकदम बुक फॉर्म में ना हो, हैंड रिटन हो, ईजी लैंग्वेज में हो, तो आप हमारा FSO का ट्रिकी बैच ले सकते हैं। उसका चार्ज ओनली 1999 रुपये। 1999 में आपको हैंड रिटन थ्योरी नोट्स मिल रहे हैं जिसके आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। वीडियो मिल रही है, रिकॉर्डेड वीडियो रहती है ट्रिक के साथ, हर कट एंड फैक्ट ट्रिक से जिसमें याद कराया जा रहा है। इसके अलावा हर छोटे से छोटे टॉपिक के MCQ दिए जा रहे हैं, हर टॉपिक का टेस्ट लिया जा रहा है। हमारे साथ ऐसा नहीं है कि हाँ अगर आपने हमारा बैच लिया है तो हम आपको टेस्ट अलग से लेना पड़ेगा। अगर आपने हमारा ये ट्रिकी बैच लिया है तो ना ही आपको अलग से टेस्ट सीरीज़ लेना है हमारी, ना ही आपको हमारा MCQ बैच लेना है, ना ही आपको हमारे थ्योरी नोट्स बैच लेना है। एक ही ट्रिकी बैच में हमारा सारा कुछ कवर है और ये सारे कठिन फैक्ट तैयार हो जाएंगे। बाकी अगर नोट्स नहीं लेना है, ट्रिक ही नहीं पढ़ना है, अकेले आपको MCQ लेना है तो आप MCQ बैच भी ले सकते हैं ओनली 499 में। अगर आपको केवल टेस्ट सीरीज़ लेना है, FSO के टेस्ट अकेले लगाना है, टॉपिक वाइज टेस्ट, FLT टेस्ट, तो आप हमारे 599 में टेस्ट, अनलिमिटेड टेस्ट इसमें रहते हैं, अनलिमिटेड टाइम आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हैंड रिटन नोट्स अकेले चाहते हैं तो आप हमारा 999 में नोट्स ले सकते हैं हैंड रिटन। लेकिन अगर आपको ये सारा चीज़ चाहिए है, ट्रिक भी चाहिए, नोट्स भी, MCQ भी, टेस्ट भी, तो आप हमारा 1999 वाला बैच ले सकते हैं।
अगला है रोजा डेमिसियाना में तेल की मात्रा कितनी होती है। रोजा डेमिसियाना ना, रोजा डेमिसियाना में तेल की मात्रा कितनी होती है। तो जो रोजा डेमिसियाना होता है उसको गुलाब का तेल बोलते हैं। इसमें जो तेल की मात्रा होती है वो 0.05% होती है। इसको क्या बोलते हैं, गुलाब का तेल बोलता है। इसमें तेल की मात्रा कितनी होती है, 0.05% होती है। ये वो क्वेश्चन है जो पिछली बार FSO के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। कौन सी फसल उच्च लवण सहिष्णु है, मतलब साल्टी, साल्ट के प्रति अट्रैक्ट होने वाली है ना, साल्टी नेचर है जिसका। तो इनमें से कौन सी फसल है जो उच्च लवण सहिष्णु है। चुकंदर। चुकंदर जो होती है ऐसे वातावरण में पैदा होती है जहाँ साल्टी नेचर होता है चारों तरफ। तो क्या हो जाएगा, चुकंदर जो होती है उच्च लवण सहिष्णु फसल होती है। चुकंदर किस प्रकार की फसल होती है, चुकंदर जो होती है उच्च लवणीय फसल होती है। मतलब साल्टी जो नेचर होता है, साल्टी जो वातावरण होता है वहाँ पर ये होती है, ये लवण सहनशीलता वाली होती है। मतलब ये खारी मिट्टी में भी उग सकती है। किस मिट्टी में उग सकती है, खारी मिट्टी में भी उग सकती है। खारी मिट्टी में उगने वाला हम इसको बोल सकते हैं जहाँ ये मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को तरीके से सोख लेता है और अंकुरण और विकास की दर को भी ये बढ़ा सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कौन सी ऐसी फसल है जो उच्च सहनशीलता वाली होती है, वो लवण को उच्च सहन कर सकती है, खारी मिट्टी में भी उग सकती है। तो वो कौन सी होती है, चुकंदर होती है। अगला क्वेश्चन है टमाटर का बक आई रोट का मुख्य कारक कौन सा होता है। फाइटोप्थोरा निकोटिनी। टमाटर का जो बक आई रोट होता है, टमाटर में एक बक आई रोट हो जाता है। बक आई रोट नामक एक जो रोग होता है वो किस में हो जाता है, टमाटर में। टमाटर के लिए ही जाना जाता है ये बक आई रोट। तो ये टमाटर का जो बक आई रोट है ये एक गंभीर बीमारी होती है जो फाइटोप्थेरा वंश के कारण होती है। फाइटोप्थेरा जो होता है निकोटिनी नामक एक रोग कारक होता है जिसके कारण ये हो जाती है। और ये मिट्टी के संपर्क में आने वाले फलों पर धब्बों के रूप में दिखाई देता है। इसमें बैल की आंख जैसे छल्ले बन जाते हैं। बक आई रेट इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बैल की आंख जैसे क्या होते हैं, छल्ले बन जाते हैं टमाटर के ऊपर। और ये गर्म और जो नम उच्च आर्द्रता वाली परिस्थितियों में पनपता है। तो टमाटर का बक आई रोट किसका रोग कारक है, किसका कारण होता है, फाइटोप्थेरा निकोटिनी। टमाटर का जो बक आई रोट का मुख्य कारक क्या होता है, फाइटोप्थेरा निकोटिनी। और बक आई रोट क्या होता है, बक जो बैल जैसे जो होते हैं आँख, बैल की आँख जैसे टमाटर में निशान बन जाते हैं, उसको हम बक आई रोट बोलते हैं। अगला है बाजरे की हरित वाली रोग का रोग कारक क्या होता है। बाजरे में हरित वाली रोग हो जाता है ना। बाजरे में हरित वाली रोग किसका कारण हो जाता है, किसके कारण होता है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला नामक एक कवक होता है, उसके कारण ये हो जाता है। क्या होता है, एक फंजाई जगत का एक ऐसा रोगाणु होता है, इसका नाम क्या होता है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। ये बाजरे में क्या करता है, बाजरे की बालियों जो होती हैं दानों की जगह पे, बाजरे में दानों की जगह पे क्या निकलने लगता है, जो बाजरा का पौधा है उसमें दानों की जगह क्या निकलने लगता है, उसमें दानों की जगह पत्तियां निकलने लगती हैं। बाजरे के जो छोटे छोटे दाने होते हैं, बाजरे में दानों की जगह क्या निकलने लगती हैं, पत्तियां निकलने लगती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हरी सी पत्तियां निकलने लगती हैं जिससे फसल की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। तो बाजरे का जो हरित वाली रोग है वो किसके कारण होता है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला के कारण हो जाता है। इसमें कवक के जो स्पोर्स होते हैं वो मिट्टी में सुप्त अवस्था में रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर यह अंकुरित होकर फसल को संक्रमित कर देते हैं। तो हरित वाली रोग क्या होता है, हरित वाली रोग वो होता है जिसमें जो बीजों के स्थान पर क्या आने लगती हैं, पत्तियां आने लगती हैं। फ्रेंड्स, हमारी यूट्यूब पर एक थ्योरी क्लास भी चल रही है जिसमें मैं थ्योरी भी आपको हमारे नोट्स के द्वारा पढ़ाई जा रही है। तो न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला है भारत में आमतौर पर उगाई जाने वाली फ्लिंट कॉर्न को किस नाम से जाना जाता है, जीमियस ड्यूरंटा, है ना। भारत में उगाई जाने वाली फ्लिंट कॉर्न क्या नाम से जाना जाता है,
तो जो फ्लिंट कॉर्न है उसको किस नाम से जाना जाता है? फ्लिंट कॉर्न को जीमियस इंड्यूरेटा या कैलिको मक्का भी जाना जाता है, या भारतीय मक्का भी बोलते हैं इसको, भारतीय मक्का भी इसको बोला जाता है। और इसको क्या नाम होता है? जीमियस इंड्यूरेटा भी इसको नाम होता है। इसको कैलिको मक्का भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना। अलग पीले रंग का होता है, क्या होता है? पीले रंग। फिलिट कॉर्न एक प्रकार का मक्का कैलिको कॉर्न के नाम से जाना जाता है। इसकी जो बाहरी जो चमक होती है, बाहरी चमक पत्थर की तरह ये कठोर होता है। फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारा एफएसओ का ट्रिकी बैच है। इसमें क्या क्या मिलने वाला है? हस्तलिखित नोट्स, रिकॉर्डेड ट्रिकी वीडियो, संपूर्ण सिलेबस, टेस्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। इसके अलावा ये हमारा एफएसओ का एमसीक्यू कोर्स है, जिसका चार्ज केवल 499 रुपये है। इसमें 30,000 प्लस एमसीक्यू पार्ट ए और बी के मिलने वाले हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा ये हमारी टेस्ट सीरीज़ है। टेस्ट सीरीज़ का चार्ज ओनली 599 रुपये है, जिसमें आप अनलिमिटेड टेस्ट दे सकते हैं। पीवाईक्यू टेस्ट, करंट अफेयर्स, एमपी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर उपलब्ध हो रहा है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।